वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में, जो उनका सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है वाइगोत्स्की, पियाजे और इन सब पे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है। तो अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ कि कोलबर्ग का क्या कहना है। इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से इन्होंने क्यों ये थ्योरी दी ना, कहाँ से आई। ये एक हमारे क्या अमेरिकन थे। ये चीज़ ध्यान देना कि कौन सा थिंकर हमारा, कौन सा साइकोलॉजिस्ट कहाँ से है। पियाजे कहाँ से थे, वो स्विट्ज़रलैंड से थे। वाइगोत्स्की कहाँ से थे, रशियन थे। और ये कहाँ से, अमेरिकन। ठीक है, अब ये जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी ये पियाजे ने दिया था ना, सब इनसे भी पहले पियाजे ने दिया था और उन्होंने 2 स्टेज बताई थी। ठीक है, वो अपने इधर सिलेबस में नहीं है, अगर आपको पढ़ना होगा अलग से तो बता देना, पढ़ा देंगे वो भी। तो उस थ्योरी को पढ़ने के बाद कोलबर्ग क्या हुए, पियाजे के वर्क से बहुत इंस्पायर हुए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका यहाँ पे यहीं पे नहीं एंड है, इसको और आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। या उन्होंने उस थ्योरी को थोड़ा और ज़्यादा एलेबरेट कर दिया ना, उसकी और स्टेजेस बढ़ा दी। और कैसे ये बढ़ाई, इसके लिए इन्होंने क्या बोलते, कुछ एग्जाम्पल्स का यूज़ किया, या कुछ आप कह सकते हो कि रियल इंसिडेंट का भी यूज़ किया और कुछ कहानियों का। जैसे कि एक हमने फेमस डायलेमा सुना है, हेंज डायलेमा। ठीक है, ऐसी 3-4 स्टोरीज थी। एक स्टोरी को हम जानते हैं कि जो फेमस है हेंज डायलेमा, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए कुछ टर्म्स है जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए। हम एक एक टर्म को लेकर चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म है मोरालिटी, क्योंकि देखिए बेसिक वर्ड्स है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि आपको पता होगा तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मोरल डायलेमा, क्योंकि थ्योरी में इन्हीं सब वर्ड्स का भी यूज़ करेंगे। और एक है मोरल रीजनिंग। ठीक है, अब देखो मोरालिटी क्या होती है। सपोज करो आप अगर क्या बोलते हैं, कोई एक हमने आपको स्टोरी सुनाई ना, जिससे बचपन में हम लोग सुनते भी थे जब हमारी ईवीएस की बुक चलती थी मोरल साइंस की। अब मोरल साइंस उसका नाम क्यों पड़ा, वहीं से वर्ड निकला हमारा मोरालिटी और ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखो कोई भी कहानी आपने पढ़ी, एंड में क्या पूछा जाता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि मतलब इस स्टोरी से आपने क्या सीखा है। मतलब कि ये पॉजिटिव रेस्पेक्ट में बोला गया है कि आपने क्या सीखा है, ये नहीं कि गलत सीखा है। कन्फर्म तो है कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, मगर क्या अच्छा सीखा है, तो उसको हम बोलते हैं मोरल। अब मोरालिटी क्या होती है कि जब आपको ये समझ हो जाए, या मोरालिटी ये कह सकते हैं कि हमको गलत और सही चीज़ में जो हम फ़र्क कर पाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मोरालिटी होती है ना जी। कोई गलत चीज़ होगी या कोई सही चीज़ होगी। ठीक है, इनमें जब हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, अगर हम बता पाते हैं तो मतलब क्या हम बोलेंगे उसको हमारी वो अपनी मोरालिटी है। ठीक है, दूसरा है हमारा मोरल डायलेमा। अब डायलेमा मतलब क्या होता है, डायलेमा एक तरीके से आप समझ सकते हो सिचुएशन, इसका मतलब हुआ कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो ना, स्टक कर जाते हो, जहां आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस रास्ते पर जाएं ना। और ये आप लोगों के साथ 17-18 की उम्र में बहुत होता है कि हाँ करेंगे तो भी फंसे, और ना करें तो फिर और दिक्कत, और हाँ कर दिया तो फिर पढ़ाई लिखाई चौपट ना। तो ये चीज़ होती। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा दिमाग कुछ कहेगा, दिल कुछ कहेगा ना, वहाँ पे हम फंसे रहते हैं। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। और ये सिचुएशन सबके साथ हुई होगी, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कभी कभी मम्मी पापा के बीच ऐसी बात हो जाती है कि आप फंस जाते हो कि इनका साथ दे दो इनके लिए बुरे बनेंगे, इनका साथ दे दो इनके लिए बुरे बने। दोस्तों में ये चीज़ हो जाती है कि यार इसका साथ देंगे तो इसके लिए बुरे बन जाएंगे ना। तो मतलब हर रिलेशन में, हर जगह पे ये चीज़ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि हम किस सिचुएशन में फंस गए हैं, उसको हम बोलते हैं कि मोरल डायलेमा। मतलब ये आपकी कह सकते हैं स्टक इन एनी सिचुएशन। ठीक है, जहां आप कंफ्यूज हो या फिर कंफ्यूजन है जहाँ पे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब स्टक कर जाते हैं उसको बोलते हैं कि वो हमारा मोरल डायलेमा हो गया। अब इस सिचुएशन का जब आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, आंसर मिल जाता है कि ये चीज़ हम अगर ये रास्ता अगर हमने पकड़ लिया तो हाँ हमारा ये काम हो जाएगा, हम सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोरल रीजनिंग। मतलब ये कह सकते हो आप सॉल्यूशन ऑफ मोरल डायलेमा कह सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ सिचुएशन। ठीक है, जब निकल के जिस वजह से जो सॉल्यूशन का हमने इस्तेमाल किया उसको हम बोलेंगे कि हमने मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो इनका फेमस एग्जाम्पल है उसके बारे में।
ठीक है। अब देखिए अगर एग्जाम्पल की इनके बात करें तो कोहलबर्ग जो है इन्होंने 72 सैंपल्स का यूज़ किया था एज एग्जाम्पल, जहाँ से इन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया कि किस लेवल पे कैसा इंसान मोरल रीजनिंग देता है, उसकी मोरालिटी कहाँ तक काम करती है ना, या कितनी सही कितनी गलत है। जिसमें से जो एक हमारा है हेंज डायलेमा। अब इस इंसान की कहानी सुनते हैं आपको, आइए सुनाते हैं इसकी दुख भरी कहानी। अब हेंज भाई साहब की दुख भरी कहानी ये कुछ ऐसी थी कि इनकी जो वाइफ थी उनको कोई एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी मेडिसिन सिर्फ एक ही केमिस्ट वाले के पास थी, और वो रिसेंटली उसकी रिसर्च किया था, तो इसलिए वो ज़्यादा दाम में बेचता। वो उसने सोचा था कि हम इसको बेचेंगे और अच्छी रकम में बेचेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे उसने मेडिसिन ढूंढी उसी के कुछ दिन बाद इनकी वाइफ की ऐसी तबीयत खराब हुई जिसका डॉक्टर ने सोल्यूशन दिया कि अगर ये मेडिसिन तुम ले लोगे तो ठीक हो जाएगा, या उस एलिमेंट से, उस कंपाउंड से ये मेडिसिन बन रही है ना। और जहाँ तक अगर गलत नहीं होगा तो रेडियम टाइप का कोई मटेरियल वो एलिमेंट था जो इन्होंने खोजा था, किसने, उस केमिस्ट ने। अब ये उनके पास गए हेंज भाई साहब कि मेरी बीवी की जान खतरे में, अगर आपने ये दवा दे दी हमें तो उसकी जान बच जाएगी। तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, इसकी रकम बहुत ज़्यादा है और मैं सस्ते में नहीं बेचूंगा। तो हेंज गए, उन्होंने जहाँ जहाँ जितने लोगों को भी जानते थे, और ऐसे टाइम पे तो जानते ही हो सब देख के भी भाग जाएंगे कि उधार लेगा, तो जितने लोग उसने मांगा, जितना भी पैसा इकट्ठा हो पाया जाके उसको दिया। फिर भी पैसे इनके कम पड़ गए, वो तब भी नहीं माना केमिस्ट वाला। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक काम करो, आप दवा दे दो, हम धीरे धीरे सारे पैसे चुका देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमें एक बार में कैश चाहिए ना, कोई डाउन पेमेंट वाला वहाँ पे सिलसिला नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, अब इनके दिमाग में जाहिर सी बात है, आप भी होते तो आप भी सोचते हैं। अब इन्होंने सोचा कि या तो हम चोरी कर लें, ठीक है, और या तो फिर बीवी को मरने दें। अब बीवी मर जाएगी तो फिर ये जी के क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी दुकान तोड़ के दवा चुरा ली, ठीक है। अब ये जो इन्होंने काम किया है ना, अब कुछ लोगों की नज़र में क्या हुआ है, अभी अगर आप कानून की नज़र में देखो तो ये चोरी हुई है, ठीक है। कानून वहाँ आपकी भाव नहीं देखेगा ना, और हम लोग क्या सोचेंगे कि अरे यार थोड़ा भावुक हो जाएंगे कि यार सही का कोई रास्ता नहीं था। तो अपनी अपनी सब लोग क्या करोगे, एक मोरल रीजनिंग दोगे। तो इसी क्वेश्चन को, एक या इसी सिनारियो को इन्होंने, कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने रखा और उनसे पूछा कि इसका रीज़न किसने सही किया कि गलत किया, और वहाँ पे उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आंसर्स मिले, ठीक है। अब वहाँ से उन्होंने सबके एज के हिसाब से सबकी मोरालिटी का लेवल डिसाइड किया, बताया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इनको इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था। जो उन्होंने सैंपल्स यूज़ किए थे ना, उसके हिसाब से इन्होंने कल्चरल डिफरेंस का नहीं ध्यान दिया। आज एग्ज़ाम में आता भी है कि क्या क्रिटिसिज्म इनको मिला था, मतलब इन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि मेन और वोमेन के जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग एबिलिटी, वो अलग अलग होती है ना। मतलब वोमेन क्या होती है, थोड़ा क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो कि वो केयरिंग टाइप का नेचर होता है ना। अब जैसे मान लो अभी आप किसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे कोई आपको मार पीट रहा है, या कोई बच्चा ही होगा, अगर आपको खतरा है तो आप उसको ख़त्म कर दोगे, अगर आपके हाथ में बंदूक दे दो तो आप मार दोगे। लेकिन एक औरत, एक लड़की क्या होगी, एक बार को सोचेगी कि हम किसी की जान कैसे लें ना, भले उसके साथ कुछ गलत हो जाए। तो ये चीज़ क्या होती है, इंसान की अपनी अपनी, मर्द और औरत में अपनी अलग अलग रीजनिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस बेस पे इनको क्रिटिसाइज किया, और किसने क्रिटिसाइज किया था, उनका नाम था कैरोल गिलिगन, ठीक है। कैरोल गिलिगन ने किया था, इनको क्रिटिसाइज किया था इस बेस पे कि आपने कल्चरल डिफरेंस का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब इनके ही ये जो बैकग्राउंड था ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं मेन, जो इनकी स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ का ध्यान देना कि इनकी जो थ्योरी थी वहाँ से अगर हम दो चीज़ देखें, इन्होंने लेवल्स बताए, ठीक है, और कुछ स्टेजेस बताई। अब ये मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि इसको आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लेवल्स इन्होंने बताए वो कितने थे, वो 3 लेवल्स थे, और जो स्टेजेस इन्होंने बताई वो कितनी थी, 6। मतलब अगर हमसे ये पूछेगा कि कोहलबर्ग थ्योरी के कितने लेवल्स हैं, कितने लेवल्स दिए गए, तो हम 3 बोलेंगे, और अगर स्टेजेस पूछेगा तो हम बोलेंगे 6। मतलब हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस बताई गई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनके हम लेवल्स को समझते हैं कि इनके लेवल्स क्या थे। सबसे पहला जो उन्होंने लेवल दिया था, प्री कन्वेंशनल, फिर हमारा आएगा कन्वेंशनल, फिर हमारा आया पोस्ट कन्वेंशनल, और इनका सीरियल भी याद रखना, ठीक।
अब स्टेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से इन्होंने 2 स्टेजेस दी थी और यहाँ से भी 2 स्टेजेस दी थी, ठीक है। अब उनको हम लिख लेते हैं। एक हमारा हो गया ओबीडियंस, स्टेज ऑफ ओबीडियंस या ऑर्डर भी कह सकते हो, एंड पनिशमेंट। दूसरी जो हमारी हो गई स्टेज ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज बोल सकते हो, या इसको आप ये भी कह सकते हो स्टेज ऑफ ईगो। ठीक है। कन्वेंशनल लेवल में अगर देखो तो यहाँ पे भी इन्होंने 2 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, इसका भी लिख लेते हैं। ये पहली स्टेज हो गई, ये दूसरी हो गई, यहाँ पे हम तीसरी लिखेंगे। अब इसको बोल देंगे स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब तारीफ करना। ठीक है, और एक होगी हमारी लॉ एंड ऑर्डर, मतलब इसमें इंसान क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। ठीक है। अब अगर हम इसकी देखें, एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और एक होता है हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, ये हमारी कुछ हो गई जो 6 स्टेजेस हो गई हैं, और हर लेवल के हिसाब से हम देखें तो इस लेवल में 2 है, इस लेवल में भी 2 है, और इस लेवल में भी 2 है। अब यहाँ देखो, ओबीडियंस पनिशमेंट भी बोल सकते हैं, ऑर्डर एंड पनिशमेंट भी बोल सकते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज वो भी बोल सकते हैं, और स्टेज ऑफ ईगो भी बोल सकते हैं, ये स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, और गुड गर्ल बैड बॉय ये वाला स्टेज भी बोल सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और इसको यूनिवर्सल एथिकल। ठीक है। अब इनकी हम एज देख लेते हैं कि एजेस क्या है, कि किस एज से किस तक काम करती है। तो ये हमारी 4 से 10 के लिए है, ये 10 से 13 के लिए, और ये 13 से अबव। ठीक है। अब इसको चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, या अगर नोट करना तो फिलहाल ऐसे नोट कर लेना, ताकि रिवीजन में आपके काम आए। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। अब सबसे पहले हम एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्री कन्वेंशनल वाली लेवल को, ठीक है, और इनके दोनों स्टेजेस को। ठीक है। तो अगर इस लेवल की बात करें हम, पहला लेवल हमारा जो है प्री कन्वेंशनल लेवल है। अब इसको सिंपली अगर हम समझे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है होती है हमारी 4 से 10 ईयर तक होती है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल। और इसको हम जो हमारा मोरालिटी होता है, बच्चे का इस एज में जो मोरालिटी होगा ना, वो अपना उसका कुछ नहीं होता है। ठीक है, या तो वो दूसरों के दबाव में आके वो चीज़ करेगा, ठीक है, और या तो किसी डर से करेगा ना। इस स्टेज को आप, इस लेवल को नॉर्मली आप ऐसे समझो कि जो उसका मोरालिटी होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ मोरालिटी। ठीक है, जो क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया था कि एब्सेंस ऑफ मोरालिटी हमारे कोलबर्ग के किस लेवल में होता है, तो हमारे किस में होगा, प्री कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है। अब इसके में स्टेजेस समझते हैं। स्टेज 1 जो इसकी पहली स्टेज होती है, इस स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, ओबीडियंस, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, या फिर आप ऑर्डर एंड पनिशमेंट कह सकते हो। ठीक है, मतलब बच्चा अपने समझ से या अपने मोरल रीजनिंग की वजह से कुछ नहीं करेगा, या तो उसको किसी तरीके का पनिशमेंट का डर होगा, और या तो किसी के ऑर्डर की वजह से करेगा। सपोज करो आप टीचर, हम लोग स्कूल में होमवर्क क्यों करके जाते थे, इसी डर से ना, कि कहीं ऐसा ना हो टीचर हमें मारे, खासकर मैथ्स वाले, वो तो ज़रूरी मारते थे। तो हम क्या, एक हमारे अंदर डर था पनिशमेंट का, तो हम क्या करते, वो काम कर लेते थे, तो इसलिए हम अच्छे कहलाए जाते थे। अब उनको क्या पता कि हम डर की वजह से कर रहे हैं, उनको लगता था बच्चा पढ़ना चाह रहा है। ठीक है, स्कूल में जाके कॉपी कर लेते थे सुबह, किस वजह से, डर की वजह से कॉपी करते थे ना कि भी चेक होगा। तो हम लोग किस स्टेज में थे तब, स्टेज 1। अब जो स्टेज 2 है इसकी, स्टेज 2 हमारी देखें तो इसमें जो बच्चा होता है स्टेज 2 में,
बच्चा क्या करता है, जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर उसने लंच किया है ना, या उसने कोई चीज़ आपसे मांगी है, आपसे पेंसिल मांग लिया या आपका लंच बॉक्स मांग लिया, क्या रीज़न देके कि उस दिन मैंने तुमको पेंसिल दिया था तो आज तुम दे दोगे हमको, उस दिन मैंने तुम्हें अपना लंच कराया था तो आज तुम कराओ। बच्चा मतलब ये सोचता है कि जो चीज़ हमने करी है सामने वाले के लिए तो वो ये उम्मीद करता है कि वो भी मेरे लिए करेगा ही करेगा ना, उस चीज़ को कन्फर्म मान के चलता है। ठीक, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ ईगो बोलते हैं हम, कि बच्चा थोड़ा बहुत हल्का सा सेल्फिश हो जाता है, अपने ईगो को पूरा करता है कि अगर हमने ये चीज़ किया तो इससे भी हम करवाएंगे या इसको भी ये चीज़ करनी चाहिए। इसलिए इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज बोल सकते हो। ठीक है, मतलब लेन देन वाली स्टेज, अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, और आप बोल सकते हो स्टेज ऑफ ईगो भी बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों किसकी है, हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल की स्टेजेस हैं दोनों। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं लेवल 2। दूसरी हमारी है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसको भी हम एक पहले सिंपल वर्ड से समझेंगे, फिर हम इसकी स्टेजेस देखेंगे। कन्वेंशनल लेवल को आप ये समझ सकते हो कि इसमें बच्चा जो भी डिसीजन लेगा या जो भी रीजनिंग वो देगा तो वो क्या करेगा, सोसाइटी और फैमिली के हिसाब से करेगा कि मतलब मेरी फैमिली को क्या पसंद है, मेरे माँ बाप को क्या पसंद है, मेरे खानदान वालों को क्या पसंद है, या इस समाज वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि कैसे मुझे रहना चाहिए, कैसे मैं अपनी फैमिली में अपने समाज में एक अच्छा बच्चा बन के कहला पाऊंगा ना, कि हाँ ये इनका लड़का अच्छा है। मतलब वो जो 4 लोग नहीं होते थे हमारे बचपन से अभी तक कि 4 लोग क्या कहेंगे, इन्हीं 4 लोगों के चक्कर में बच्चा उस टाइप की रीजनिंग देने लगता है। चलो देखते हैं, ये एज जो हमारी होती है इसकी 10 से 13 होती है। ठीक है, अब पहली स्टेज की बात करते हैं। इसकी जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज मतलब हमारी यहाँ पे हो जाएगी स्टेज 3 हो जाएगी। इस लेवल की पहली होगी, मगर ऐसे नॉर्मली देखो तो स्टेज 3 है। अब इसका नाम हम देंगे गुड गर्ल। ठीक है, गुड बॉय वाली। देखो लेडीज़ फर्स्ट है इसलिए गर्ल पहले लिख दिया। ठीक है, अब गुड गर्ल गुड बॉय मतलब बच्चा क्या करेगा, जो उसकी फैमिली जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट कर रही है उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं इसको फैमिली एंड सोसाइटी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। इसीलिए इस स्टेज को हम और क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। मतलब उसको तारीफ ही तारीफ चाहिए। ठीक है, समाज से और अपनी फैमिली से, तभी वो वैसा बन के दिखाएगा ना, भले अंदर से कैसा भी हो मगर उस समाज और फैमिली के साथ सामने क्या वो अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए स्टेज को बोलते हैं गुड गर्ल गुड बॉय। ठीक है, अब जो हमारी स्टेज 4 है, स्टेज 4 हम समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ, ये टाइटल आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट आ जाता है, टाइटल पूछ लेगा कि किस स्टेज का है या स्टेज पूछ लेगा, ये आपको ऑप्शन में दे देगा। तो लॉ एंड ऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब बच्चा क्या सोचता है कि हमारे सोसाइटी का जो एक सिस्टम है, हमको सिस्टम में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ठीक है, कैसे, सपोज करो आप एक सोसाइटी पर रह रहे हो। ठीक है, या भी हम जिस देश में रह रहे हैं इसका कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर होगा ना, कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। अगर हम फॉलो करेंगे तभी तो हमारा समाज सही से चल पाएगा ना। अगर हम ही थोड़ा अलग हो जाएंगे, हम रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक समाज में क्या एक गलत इंप्रेशन जाएगा, या एक गलत आप कह सकते हो कि ठीक है, मतलब समाज में आप कह सकते हो कि गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस स्टेज में इंसान क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, उससे पहले हम देखें। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। सपोज कर आप एक एग्जांपल ले लो, आप अगर रोड पे जा रहे हो, आपने देखा भी होगा ये चीज़ कि अगर मान लो रेड लाइट जल रही है, अगर एक बंदा रुकेगा तो जाहिर सी बात है सब रुकेंगे, क्योंकि सबको उस टाइम क्या रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ यार हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, और एक चला गया ना तो फिर सब पीछे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हमें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए इस स्टेज में, इस स्टेज के हिसाब से ये चीज़ होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेज 5 की तरफ। ठीक है, देखो अब इस लेवल में क्या होता है, लेवल 3 में हमारे, इसमें जो इंसान की सोच समझ होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि वो पहले तो देखो अभी तक वो समाज के हिसाब से रह रहा था, घर वालों के हिसाब से रह रहा था, अब इन सब चीज़ों को क्या कर लिया, इतना सीख लिया कि उसके सही और गलत में एकदम सही फर्क पता चल गया है। अब वो क्या कर सकता है, जो उसके हिसाब से लगेगा उसे कि ये चीज़ सही है, अगर समाज के लिए सही है वो चीज़,
तो उस चीज़ को करेगा, भले वो समाज के कानून को या रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रहा हो, लेकिन वो सोचेगा कि ये तोड़ना ज़्यादा बेहतर है हमारे समाज के लिए। मतलब वो अपने तर्क को, अपने थॉट्स को ज़्यादा अहमियत देने लगेगा, ज़्यादा वैल्यू देने लगेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अब इसकी अगर हम स्टेज देखें तो स्टेज हमारी 5 में आता है, स्टेज 5। इसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है, आप एक वर्ड पे अगर ध्यान दो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पर्सन और एक सोसाइटी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि वो सोचता है कि हमारा जो सोसाइटी से कॉन्ट्रैक्ट है, इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें सोसाइटी को लेकर चलना पड़ेगा, मतलब सोसाइटी के हिसाब से रहना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या था, वो वहाँ भी सोशल सिस्टम का रेस्पेक्ट कर रहा था वो, लेकिन यहाँ क्या करेगा कि अगर कोई रूल्स रेगुलेशन को अगर तोड़ना पड़ रहा है तो वो तोड़ देगा, लेकिन सोसाइटी को वैल्यू देकर, मतलब सोसाइटी के नज़र में वो चीज़ सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ सोसाइटी ने उसको मतलब सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, तो वो उनको तोड़ भी सकता है। और ध्यान देगा कि मेन यहाँ पे वो ध्यान देगा कि हमको सोसाइटी से अपना कॉन्टैक्ट नहीं खराब करना है। ठीक है, वरना फिर वो सोसाइटी में अच्छा नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा है स्टेज 5 है वो। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा है वो स्टेज 6 आ गया। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, इनके नेम में चेंजेस हो सकते हैं, मगर मीनिंग जो होता है लगभग सेम ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है इस स्टेज में, कि जो इंसान होगा हमारा, वो क्या करेगा कि देखेगा कि ये चीज़ हम तो समझ चुके हैं कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत है। उसको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि अब इतनी मेरी उम्र हो गई, कि इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि अब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ना सोसाइटी से, ना किसी एल्डर से, ना पेरेंट्स, ना फैमिली, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत है। वो अपने हिसाब से रहेगा। ठीक है, कि अब वो उन कानून को या उन लॉ उन रेगुलेशन को तोड़ देगा जिसमें वो देखेगा कि समाज का ज़्यादा फायदा, ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि ये चीज़ अच्छी है इनके लिए, तो मैं करूँगा, चाहे उस टाइम समाज भी उसके खिलाफ हो जाए, फिर भी वो करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने डिसीजन पे वर्क करेगा। ठीक है, अब उसने जो सोच बना ली ना, समझ लिया है ना, वो अब अपने से ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम ले लो आप, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अब अगर ये समाज से जाके पूछने जाते कि चीज़ हम गलत करें कि सही करें, उनको 10 तरीके के जवाब मिलते हैं। इन्होंने क्या कि इस स्टेज पे पहुंच गए कि हाँ हमें पता चल गया कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत है, तो हम कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया का भला हो, ना लोगों के भला के लिए करेंगे, सिर्फ अपना ही भला ना हो। ठीक है, भले उसमें अपनी जान जाए, अपना नुकसान हो, लेकिन हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे। ठीक है, चाहे उस पर कानून टूटे, चाहे किसी की कोई पर्सनल कम्युनिटल कुछ भी, कोई पर्सनल चीज़ कुछ खराब हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। कि अब इसमें इतनी ही स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस हैं। अब उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। एक बार ऐसे पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, उसके बाद हम अगली वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर